नमस्कार मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई और बहनों। तो ये हमारा सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर है 3, ठीक है, 3rd चैप्टर है। और ये एमपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है। और मैंने इस चैप्टर को आज जो कवर करना है वो कुछ ऐसे ही करूँगा मैं, ठीक है ना। मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाएगा। और तो इसमें से 2 नंबर का आना है तो 1-1 नंबर के 2 हो सकते हैं। सॉरी, क्या हो गया, 1-1 नंबर के 2 हो सकते हैं। और या तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, ठीक है। तो इसी बेस पे मैंने पॉसिबल्स क्वेश्चन निकाले हैं। और जहाँ तक है कि इस चैप्टर में थोड़ी मेहनत करने के बाद और 2 नंबर में से आप 2 ला सकते हैं। और पॉसिबल क्वेश्चन भी है कि एमपी बोर्ड में यही आ जाए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम जैसे कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। जाति तो पता ही होती है, जैसे होती है ना जातियाँ हैं ना, अलग अलग आप अपना सरनेम लिखते हैं नाम के बाद। धर्म तो पता ही है, हिंदू मुस्लिम बुद्ध ये सब। लैंगिक मतलब जेंडर, जेंडर मतलब जैसे फीमेल और मेल है ना, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, समझने हैं। तो यहाँ पर मैंने बुक ही ली है और इसमें मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही चैप्टर शुरू करते हैं, यहाँ सबसे पहले बात होती है महिलाओं की, ठीक है, महिला और पुरुष के बारे में, ठीक है। तो आज हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे घर में ही हमारे जो कामकाज हैं, ठीक है। कलर नहीं लेता हूँ मैं, बड़ी गंदी आदत हो गई है, कोई नहीं। जो काम होते हैं हमारे वो बटे होते हैं। जैसे अगर घर में चाय बनाने की बात आए तो कौन बनाएगा? या तो माँ या तो बहन। भाई क्या करेगा? भाई बेड पे बढ़िया बैठ के माँ चाय बना दो, ठीक है, बढ़िया चाय मांग रहा है लेटे लेटे। तो ये हमारे चाय क्या यार, अपने घर में जो हमारे काम है ना वो फिक्स हैं। आप देखो, फिक्स नहीं है मतलब हमने ऐसे दिमाग में बैठा रखे हैं। आपने खाना खा लिया, बर्तन कौन धोएगा? भाई बहन। भाई नहीं धोएगा, भाई कैसे धो देगा? भाई की इज्जत चली जाएगी, चश्मा लगा के जो घूमता है। माँ और बहन ही ऐसा करती हैं। तो ये काम हमारे बटे हुए हैं। अगर पैसे कमाने की बात आएगी तो ये भी कौन करता है? ये पैसे कमाने वाला काम वो भाई करेगा या पिताजी करेंगे, मतलब पुरुष वर्ग। और ये काम जो घर के होते हैं वो महिला वर्ग में। तो ऐसे काम बटे हुए हैं हमारे आसपास। तो जो काम है हमारा, काम यानी कि श्रम, ठीक है। तो अब मैं इतना सब क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ जो मेन टॉपिक हमें समझना है, यानी कि श्रम का जो हम विभाजन यानी कि बंटवारा करते हैं। टन टन, भाई नहीं मिटेगा, भाई भाई की एक टांग टूट गई लेकिन भाई नहीं मिटेगा। रुक जा, अरे यार मैं ना अभी क्या है, इस पेन को बहुत अच्छे से चला नहीं पाता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी सीख रहा हूँ। भाई की टांग टूट गई, एक हाथ टूट गया, लेकिन भाई का चश्मा नहीं उतरेगा। खैर चलो, तो यहाँ पर हमें ये जो पढ़ रहे हैं अपन वो ये है कि यहाँ पर श्रम का लैंगिक विभाजन, मतलब काम का जो विभाजन है हमारे आसपास, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, आप जो नोट्स बनाओ तो आप लोग ऐसे ही लिखते चलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। तो पेपर में भी ऐसे ही आए हुए हैं क्वेश्चंस और ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती हैं, ठीक है। तो जो श्रम का जो विभाजन है, श्रम मतलब काम का लैंगिक विभाजन है। लिंग मतलब मेल और फीमेल में बटा होना, ठीक है, महिला और पुरुष में बटा होना। तो वो क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन है, ठीक है। और ये सब आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे जब तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों, स्वीडन देश हैं, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश हों। स्कैंडिनेवियाई देश देखो क्या होते हैं कि जो हमने यूरोप का मैप देखा था ना चैप्टर 1 में, तो यहाँ करके ऐसे डायनासोर टाइप बना था, एक इधर साइड बना था, ध्यान है। तो यहाँ क्या है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश हैं एक साथ। इनको स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को। ये इनमें क्या है कि जो हमारी पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है, इसमें महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। मतलब वहाँ वुमेन्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और कामों में, जैसे पैसे कमाने लोग वक्त जाते हैं ना, तो इसमें क्या है, महिलाओं का भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अरे यार ये बुक स्लाइड क्यों हो रही है, एक सेकेंड। टेंशन अब ठीक है, अब तो नहीं होगी। हाँ अब सीख गया मैं।
ठीक है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये कुछ देशों के एग्जाम्पल नाम याद रखने हैं और ऐसे ही पॉइंट बना के, एक पॉइंट स्टार मार्क करके या पॉइंट बना के लिख लेना कि मतलब ये देश हैं, यहाँ पर महिला जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है नारीवादी। अब नारीवादी क्या होता है, अब क्या महिला और पुरुष के लिए बराबरी की बात करना, कि जैसे हम पुरुषों के लिए किसी चीज़ में मतलब ये काम पुरुष कर सकते हैं या पुरुषों को इस चीज़ में आगे बढ़ोतरी मिली है, तो ऐसे महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले पुरुषों की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, वो नारीवादी, वो लोग जो ऐसी बात करते हैं वो लोग क्या होते हैं, नारीवादी। मैं नहीं सीखा चलाना, ये देखो अभी भी खिसक रहा, आज ये स्लाइड क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा भाई, तो भी ऐसा होता नहीं है, कोई ना, ठीक है। चलो नारीवादी, ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर लेना, नारीवादी क्या है, तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, मतलब कोई भी ऐसा महिला या पुरुष है जो औरत और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है कि उसको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन होते हैं, नारीवादी होते हैं। यहाँ फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है महिलाओं में साक्षरता की दर। अब देखो साक्षरता अपन इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, वहाँ पे पढ़ते हैं साक्षरता दर क्या होती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सिंपल तरीके में कि जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब है या तो वो एक भाषा पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, ठीक है, और बोलते तो हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, साक्षर यानी कि लिटरेट बोल देते हैं। उसको क्या आता है, एक भाषा पढ़ना और लिखना आनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं में अब देखो जैसे 100 महिला हैं तो उसमें से 54% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और पुरुषों में देखो तो 76%, यानी कि 100 में से 76 पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब ये हम अपने आसपास जो देखते हैं ना, तो वो क्या है कि अपने आसपास पुरुषों का थोड़ा मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी टाइप लगता है ना। अरे यार ये इसको कैसे करें सही भाई, ज़रा बताओ। अरे अच्छा, अब समझे बाबू भैया की स्टाइल हैं। तो अभी देखो, अभी आपको क्या यहाँ पर याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ लिखा था, कुछ हाईलाइट किया था, मिट ना जाए, ठीक है। तो अभी मुझे आपको पॉइंट बना के क्या लिखना है, महिलाओं में साक्षरता की दर 54% और पुरुषों में साक्षरता की दर 76%। ऐसे पॉइंट या स्टार बना के आपको ऐसे पॉइंट लिख लेना है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब वो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, महिलाओं में साक्षरता की दर कितनी है, मैचिंग में फिल इन द ब्लैंक 54, पुरुषों में यानी कि मेल में 76। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं कि ये डाटा ना थोड़ा पुराना टाइप लगता है मुझे। अभी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका डाटा जो है वो माना जाता है, उसमें 80.9% मतलब पुरुष लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 80.9% लोग, यानी कि पूरे भारत में जितने लोग हैं उसमें से 80.9% पुरुष पढ़े लिखे हैं। जबकि महिलाओं में शायद 64 पॉइंट ऐसा करके कुछ है, आई थिंक, हाँ 64.6, हाँ इतने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो काफ़ी परसेंटेज बढ़ा है। तो अपन को ये वाला वैसे याद कर लेना है, लेकिन पेपर के पर्सपेक्टिव से 54 और 76 ही याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि भारत में औसतन एक स्त्री जो है, एक लेडीज़ जो है, वो एक पुरुष की तुलना में रोज़ाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। मतलब जो महिलाएं काम कर रही हैं वो 1 घंटे ज़्यादा काम करती हैं। ये रिसर्च है, पूरी डाटा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा याद रखना, MP बोर्ड में पूछ लेते हैं ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है पितृ प्रधान, ये समझना है। तो हो सकता है कि पितृ प्रधान क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब देखो पितृ प्रधान, पितृ का मतलब है पिता, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रधान का मतलब है मुख्य, है ना। ये हमारे गांव के हैं प्रधान, ओहो, ठीक है। तो पिता प्रधान होता है परिवार में, हमने देखा है सारे डिसीजन कौन लेगा, है ना, तो वही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, वही डिसीजन लेता है। पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। देखो इसका सामान्य अर्थ क्या है पितृ प्रधान का, कि पिता का शासन, लेकिन पितृ प्रधान अब किस शब्द में यूज़ किया जाता है, पुरुष लोग जो हैं, पुरुष को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा शक्ति देता है, पावर डिसीजन लेने की, ऐसी व्यवस्था जो होती है उसको कहते हैं पितृ प्रधान। यानी कि ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें क्या हो, पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको पितृ प्रधान कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, एक ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है।
ये पॉइंट, एक ये पॉइंट लिखना है। ये आप क्या करो, नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखते चले जाओ, ठीक है। एक भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, ठीक है। अभी मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, ये मैप आप जो देख रहे हैं ये क्या है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात है 0 से 6 वर्ष। अब देखो ये क्या होता है एक्चुअल में, क्या है, जैसे मान लो कि एक कोई जगह है, ये हमारा कोई भी राज्य है या कोई पूरा भारत है, ठीक है। अब भारत में मान लो 1000 लड़के हैं, ठीक है। उसमें अगर तुलना करी जाए पूरे भारत में तो 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स कितनी हैं, तो वो जो रेशियो निकलता है, तो अपने यहाँ क्या है 919 लड़कियां हैं 2011 के डाटा के अनुसार, ठीक है। कितनी, 919। इसको कहते हैं बाल स्त्री पुरुष अनुपात। हो सकता है शिशु लिंगानुपात आ जाए, ठीक है। शिशु लिंगानुपात, शिशु का मतलब बच्चों का अनुपात, ये बच्चों का है 1000 लड़के और 919 लड़कियां। तो अपन को शिशु लिंगानुपात अगर आएगा तो अपन क्या लिखना है, 919 इज द आंसर, ठीक है। 919 शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। इसका 919 का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि 1000 लड़कों पे 919 क्या है, लड़कियां, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि शिशु लिंगानुपात या बाल स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, 919, ठीक है। बस इतना लिखना है, ये 1000 नहीं लिखना होता, ये बस समझने के लिए कि 919 क्या है, गर्ल्स हैं, और 1000 क्या है, बॉयज़ हैं। बॉयज़ समझना होता है, वो लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट के बने हुए हैं, कहाँ कितना है ये आप इसमें से देख सकते हैं। ये हमें पूरा नहीं पढ़ना है और टाइम भी नहीं इतना इसमें देना है, आप लोग समझना, आराम से चैप्टर देखते रहना, मुझे यहाँ आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 919, मतलब अभी 2011 का डाटा है उसमें है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर लेडीज़ और जो अपन बड़े बड़े लोग होते हैं उनका देखें, स्त्री और पुरुष का, तो स्त्री और पुरुष का 943 है, ठीक है। यानी कि स्त्री पुरुष का ज़्यादा, यानी कि 943 क्या है, वुमेन यानी कि महिलाएं हैं, और 1000 क्या है, पुरुष हैं, ठीक है, मेल हैं, पुरुष, ठीक है। यानी कि 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है, वही तो सीधी बात है ना। अब देखो हर एक पॉइंट लिखते चलना है, ठीक है, स्त्री पुरुष का। और अगर देखो अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर देखो सिर्फ लिंगानुपात लिखा मिले कि भारत का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, तो कितना है 943, ठीक है, 943, 3 के बाद 4, 3 3 जा 9, 943 क्या है लिंगानुपात। अगर इसमें शब्द जोड़ दे शिशु लिंगानुपात या बाल स्त्री पुरुष, तब कितना लिखोगे, 919, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अब आगे का एक पॉइंट बना के आप लोग लिख लेना, ये पॉइंट तो लिखना ही था, रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करते हैं, ये पॉइंट लिखते चलो। समान मजदूरी से संबंधित नियमों में कहा गया है कि समान काम के लिए बराबर पैसे मिलेंगे। अगर आप बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर मजदूरी दी जाएगी, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। अगर महिला कोई काम कर रही है तो देखना आप लोग जानकारी करना, लेडीज़ को कम दिया जाता है, ठीक है। अब उसके पीछे देखो आप, जो लिंगानुपात कम हुआ है उसके पीछे का कारण देखो। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, है ना, जन्म ले लेती उसके बाद मार देते हैं, बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो ये भेदभाव चलता रहता है और उसी पे चैप्टर चल रहा है पूरा, देखो, ठीक है। ये देखो 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया, ये सब जो दक्षिण एशिया है हमारा, जिसमें भारत भी आता है, वहाँ पर 50 मिलियन वुमेन मिसिंग है, ठीक है, इन डिफरेंट टर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव हुआ है उनके साथ और उनके साथ हिंसा हुई है, मारा पीटा गया है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट नोट कर लेना, आप चैप्टर आराम से पढ़ना, पूरी यही चीज़ें मिलेंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे संसद होती है, जैसे सरकार होती है, जहाँ पर सरकार बैठती है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है उस बड़ी लेवल पे, तो उसमें विश्व में टोटल 24% महिलाएं हैं, मतलब किसमें, संसद में, पार्लियामेंट में, ठीक है। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में सिर्फ 11.8%, ये डाटा भी देखोगे आप कहाँ का है, 2018 तक का है, ठीक है, 2018 तक का। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मतलब जो गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे सरकार बहुत कम है। तो ये लिख लेना आप कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या परसेंटेज विश्व का कितना है, 24% है, और भारत का कितना है, 11.8% है। डाटा कब का है, 1 अक्टूबर 2018 का। ये चेंज होता रहता है क्योंकि देखो टाइम के अनुसार डाटा भी बदलेगा, ठीक है। ये हर पॉइंट नोट करते चलो, बस पॉइंट ऐसे डॉट बना लो और लिखते जाओ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ याद करनी है, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, हमने कब पढ़ा था, ये चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स में, ठीक, वो सॉरी सिविक्स में, इसी में। विधायिका में
महिलाओं की प्रतिनिधित्व अनुपात बहुत ही कम है। अब देखो लोकसभा जो है, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट में बैठती है, महिला सांसदों की संख्या 2019 में 14.36% तक पहुंची थी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। लोकसभा में पहली बार 2019 में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 14.36 तक पहुंच पाया है। ठीक है, अब देखो क्या किया गया कि सरकार में उनका पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाओं को ज़्यादा आगे लाने के लिए उनका ज़्यादा महिलाएं आएँ। तो अब देखा होगा, अब आजकल अभी गाँव में जो सरपंच वाले चुनाव हुए थे तो उसमें महिलाओं की सीट रिजर्व थी। तो अभी क्या है, पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे अपन कहाँ पर, चैप्टर 2 में, संघवाद वाले फेडरलिज्म में। तो उसमें मैं समझाऊंगा पूरा। वहाँ पर क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीट रिजर्वेशन किया गया। यानी कि जैसे 100 टिकट हैं तो 33 सीट्स केवल लेडीज़ को ही दी जाएंगी, ऐसा पंचायतों में। ठीक है, तो सरपंच वाले चुनाव उसमें से 33% कौन लड़ेगा, वुमेन लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, आरक्षण अधिनियम, ये याद रखना है, पारित किया गया। ये कानून लाया गया 2023 में। ये अब देखो डॉट बना के लिख लो। अब देखो वो हो सकता है ये पूछे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लाया गया, 2023। हो सकता है ये पूछे कि कौन सा अधिनियम लाया गया जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। तो कानून का नाम पूछेगा कि आरक्षण किस कानून के तहत दिया गया, तो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट बना के लिख देना है। ठीक है, अब देखो पारिवारिक कानून, ये क्वेश्चन बनेगा कि पारिवारिक कानून क्या होते हैं। अब परिवार में विवाह, तलाक, ये परिवार की चीज़ें। गोद लेना, हम गोद किसके लिए, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब है जैसे हमारी एक प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम होगी, कैसे होगी, जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। ठीक है, हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है, हर धर्म का अलग अलग है। ठीक है, तो बस ये पारिवारिक क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये समझ में आ गया, परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसा चैप्टर लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, आप लोग बस क्या इन पॉइंट्स को लिखते जाओ और हर पॉइंट को बस समझ लो। इनको आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट बनेगा कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो पॉइंट दे देबो कि ये किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो किसने कहा था, गांधी जी ने। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब यहाँ उनका जो मतलब था धर्म, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, उनका मतलब था नैतिक मूल्यों से। ठीक है, उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मतलब जो हम पॉलिटिक्स करें, जो मतलब गवर्नमेंट चलाएं, वो धर्म द्वारा, मतलब नैतिक मूल्यों द्वारा होनी चाहिए, मतलब अच्छे से होनी चाहिए, उनका ये मानना था। लेकिन अब कौन अपने सब टाइम बदलता जाता है। ठीक है, खैर अपन को चैप्टर समझना। अब देखो यहाँ एक शब्द आता है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, ये समझते हैं। संप्रदाय का मतलब है कोई भी छोटा सा धर्म का ग्रुप, है ना, कोई भी भाषा का ग्रुप, है ना, लैंग्वेज का, भाषा का समूह। मतलब भाषा का समूह कैसे, अब जैसे हिंदी बोलने वाले हैं उनका एक अलग समूह बन जाए। ठीक है, मतलब एक अलग जाति का एक अलग समूह बन जाए, एक धर्म का अलग समूह बन जाए, तो वो तो हो गया संप्रदाय। ठीक, ये बात समझ में आएगी। संप्रदाय मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो किसी भी बेस पे बन सकता है। अब उसके आधार पर राजनीति करना। अब राजनीति करने का मतलब है कि लोग बाग जो चुनाव लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम इन लोगों को ऐसा करेंगे, हम इन लोगों को वैसा करेंगे। किसी एक संप्रदाय, एक खास टाइप के लोगों के लिए कुछ इनने कर दिया, वो कर दिया, तो वो उस तरह की राजनीति कहलाती है सांप्रदायिक राजनीति। इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, मतलब धर्म मेन है यहाँ पर। ठीक है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता। मतलब अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि धर्म के अनुसार ही राजनीति चलनी चाहिए, तो ये क्या हो गई, सांप्रदायिक राजनीति। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट लिख लेना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, धर्म के आधार पर ही सोचना, सीधी बात। देखो सांप्रदायिक आधार, सांप्रदायिक तो समझ गए, संप्रदाय, उस पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। एक मतलब अलग रूप है, एक पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड में पूछ ले कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। ठीक है, तो ये इतना गायब करते, राजनीतिक गोलबंदी गायब कर दे, तो वो डॉट डॉट करके लिख दे कि सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो आपको क्या भरना पड़ेगा, जो यहाँ जगह खाली है, राजनीतिक गोलबंदी। तो ये पॉइंट मैंने ऐसे छांटे हैं, एमपी बोर्ड वाले पूछ लेते हैं यार, बहुत ही मतलब अजीब टाइप का पूछते हैं। खैर चलो, तो हम तो बस पॉइंट छांटे हैं, आप लोग लिख लेना, याद कर लेना, मेरा काम है बताना। ठीक है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को, देखो अब अपने यहाँ भारत में क्या है, जो संविधान है उसमें किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, सभी धर्मों का
सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, श्रीलंका में देखो एक धर्म है बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, लेकिन भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। आपसे ट्रू फॉल्स में कैसे भी पूछ ले, ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं देता। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यानी कि संविधान जो हमारा है उसमें लिखा है भाई साहब स्पष्ट कि अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे तो वो अवैधानिक यानी कि कानूनन रूप से गलत है। ठीक है, अवैधानिक का मतलब है कानूनन रूप से गलत, सही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है। संविधान जो हमारा कहता है कि छुआछूत को इजाज़त नहीं देता है। ठीक, ये डॉट करके लिख लेना, ये पॉइंट मैंने आपके लिए छांटे थे बड़ी मुश्किल से। अच्छा हाँ देखो, अब ये जो व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, ये पहले बहुत टाइम से चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। वर्ण व्यवस्था यानी कि जहाँ पर आपको पता होगा कि 4 समुदायों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण लिख दूं पूरा, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 कम्युनिटी में बटा हुआ था प्राचीन समय में, प्राचीन हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या, जो शूद्र लोग थे इनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था, इनको बहुत नीचा समझा जाता था। आज भी हमारे भारत में आपने देखा होगा, अपने आसपास भी हम देखते हैं। एक्चुअली में यार बहुत गंदा लगता है, खैर ठीक है। अब जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, ये लिखाई है। अब ये मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जिनने बहुत ट्राई किया समाज सुधार के लिए, ये जातिगत भेदभाव कम हो। ये वर्ण व्यवस्था क्या है, ये जो हमारा समाज है इन 4 वर्णों में बांट दिया है ना। अपने आसपास अपन देखें, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकर, और आप स्वामी विवेकानंद भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, और भी आप नाम जोड़ सकते हैं। ऐसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। ठीक है, इन लोगों ने। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, हाँ ये रहा, वर्ण व्यवस्था। जाति समूह कौन कौन से, बहुत सारे हैं। उनका पदानुक्रम का मतलब एक क्रम में लिखना, जैसे मैंने अभी लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे। मतलब कोई एक जाति सबसे ऊपर रहेगी तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, और बाकी की जातियाँ उनके नीचे रहेंगी। तो ये क्या है, वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, इसको ही कहते हैं। अब ये पॉइंट आपको नोट करना, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन कहाँ गए। अब देखो, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद। देखो सांप्रदायिकता अलग थी, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर वो जातिवाद हो गया। अब जाति के आधार पर हम वोट मांगते हैं, है ना। हमें पता है कि अब मैं इस जाति का हूँ और मैं अगर खड़ा होऊंगा चुनाव में तो मुझे इस जाति के लोग वोट दे देंगे, है ना। ये मेरा वोट बैंक हो गया। वोट बैंक का मतलब है कि मुझे पता है ये एक बड़ा सा बैंक का मतलब तो समझते ही आप लोग, जहाँ से हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इनके लिए वोट मिलते हैं जो चुनाव खड़ा होता है। तो जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। मतलब समाज जो है हमारे आसपास का, उसको इकट्ठा करने का एकमात्र कारण क्या है, जाति। और अपन जब ऐसा सोचते हैं तो जातिवाद हो जाता है। अगर अपन धर्म सोचते हैं तो क्या हो जाता है, संप्रदाय हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है शहरीकरण। अब देखो मिक्स हो रहा है बहुत सारा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, मेन चीज़ें छाँटी हैं मैंने उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा। देखो 2 नंबर हैं, एक नंबर के आएंगे या 2 नंबर का आ जाएगा, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। शहरीकरण, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। ठीक है, तो जब लोग क्या नाम है, जो शहरीकरण से शब्द से ही समझ में आ रहा है, शहर में आ रहा है कोई, शहरीकरण, शहर बन रहा है। तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों को शहरों में बसना क्या कहलाता है, शहरीकरण। ठीक है, सिंपल सा है यार। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप हर एक पॉइंट याद कर लेना, पेपर में कैसे भी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति। ठीक है, ये रहे। तो अनुसूचित जाति भारत में कितनी है, 16.6%। ठीक है, एससी के बाद कौन लिखे हैं, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखना, ये जाति है, ये जनजाति है। तो ये कितनी है, 8.6%। अब याद कैसे रखना है, एससी जो हैं वो 16 हैं और एसटी कितने हैं, आधे हैं, 16.6, 8.6। ठीक है, याद हो जाएंगे एससी और एसटी, यानी कि ये जाति है, अनुसूचित जाति है, और ये अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, जनजाति कम है, जाति ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज हैं भारत में धर्म के। हिंदू कितने हैं, 79.8,
ठीक है, 2011 के अनुसार डाटा याद रखना। मुसलमान कितने हैं 14.2, ईसाई कितने हैं 2.3, सिख कितने हैं 1.7 और अदर कितने हैं 2% है, जिसमें बौद्ध याद रख लेना आप 0.7%, जैन 0.4%। ठीक है, तो आप लोग ये याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में कैसे भी मैचिंग में आ गया या कुछ ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछ लिया हिंदू कितने परसेंट है तो 79 पॉइंट है, मुसलमान कितने हैं 14.2, ईसाई कितने हैं 2.3, सिख कितने 1.7, अनुसूचित जनजाति की जाति कितनी है 16.6, जनजाति कितनी 8.6। तो ये सारा डाटा आपको याद करना है, ये लिख लेना पॉइंट बना बना के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वोट बैंक वाला क्वेश्चन है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। मैंने भी बोला ना कि मुझे पता है कि अरे हाँ ये लोग मुझे ही वोट देंगे, तो ये पॉइंट बना के ऐसे लिख लेना। वोट बैंक का मतलब क्या है, उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फ़ोटो लगी है वोट बैंक वगैरह, बहुत यार ये क्या टॉपिक तो बहुत शानदार है यार, मैं बता नहीं सकता आपको। बस क्या है कि मेरे पास भी समय कम है और मैं आपको क्या एग्ज़ाम के लिए तैयार करवा रहा हूँ, तो अभी बस ऐसा समझ लो कि मेन चीज़ें, अगर फिर कभी पढ़ाना हुआ तो ज़रूर बहुत अच्छे से इस चैप्टर को लाऊंगा। अब देखो, अपन ने कभी सुना है कि हमारा जो राशन कार्ड बना है, ठीक है, राशन कार्ड लिखा होता है उस पर, राशन कार्ड बढ़िया गेहूँ वगैरह लेने जाते हैं, तो एक होता है BPL वाला, है ना, सुना है BPL। तो इसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, हिंदी में गरीबी रेखा से नीचे। अब जी क्या होती, अब क्या है देखो मैं सरल में समझा देता हूँ। एक लाइन बनाई गई, यानी कि देखो इतने पैसे अगर आप कमा रहे हो या खा रहे हो, ठीक है, कुछ मान लो 100 रुपये, और इतने फिक्स कर दिए मैंने 100 रुपये। अगर 100 से कम कमा रहे हो खा रहे हो तो आप क्या हो गए, इस लाइन के नीचे हो गए, यानी कि 96 हैं तो इसके कम हो गए। अगर 102 हो गए तो यानी कि आप उससे एवब हो गए। एवब मतलब जो हमारे पास जनरली होते हैं वो APL होते हैं, BPL नहीं होते, एवब पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। तो अब देखो क्या चुना गया कि गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 327 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखना है, और 455 शहरी क्षेत्र में इससे कम खर्च करने वाले लोग। अब देखो यहाँ पॉवर्टी लाइन क्या ली गई, अगर कोई व्यक्ति 327 रुपये पर मंथ, कितने 327 रुपये कहाँ, गाँव में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता है तो वो किस में आ जाएगा, BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे। और अगर शहर में कोई व्यक्ति 455 रुपये से कम खर्च करता है, 455 से, ठीक है, ये रुपए याद रखने हैं, तो वो भी किस में माना जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे। अगर गांव में कोई 328 रुपये खर्च करने लगे तो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। अगर कोई 456 कर दे शहर में तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। भाई कितना, खैर ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कितने कितने 327 हैं गांव में और शहर में 455, ठीक है, ये डाटा ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, आप भी बुक से हाईलाइट करके लिख लेना पॉइंट बना के, ठीक है। अब देखो, अब राजनीति में एक नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई, अगड़ा और पिछड़ा, मतलब आगे के लोग पिछले के लोग, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बस कर दिया। अब देखो ये बचा है हमारा, कुछ चैप्टर बस ख़त्म है, ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, कैसे कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। अभी तो हमने समझ लिया हर एक चीज़ को, अब हम थोड़ा सा इरेज़र की मदद लेंगे और काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो जैसा कि आपने देखा एक क्वेश्चन, अरे भाई मिट जा अब तो, अरे यार नॉट फेयर है चलो ये श्रम का लेंगे विभाजन, क्वेश्चन 1 बन गया, ठीक है। अच्छा अलग कलर ले लेता हूँ क्योंकि हर बार मिटाऊंगा ना तो बहुत समस्या हो जाएगी। ब्लू कलर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ये पॉइंट बन जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना इसको, ठीक है, बता दूंगा ज़्यादा ज़्यादा। हाँ यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता परसेंट 54% और पुरुषों में 76%, ऐसे लिख लेना। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष से 1 घंटे ज़्यादा रोज़ काम करती है, ठीक है, चौथा पॉइंट। यहाँ पर अभी और लिखना है ऊपर, देखो 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 क्या, पित्त प्रधान 5वां क्वेश्चन बन जाएगा, ये पॉइंट नहीं बनेगा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पित्त प्रधान क्या होता है। 6वां पॉइंट ये बन जाएगा, समान मजदूरी में अधिनियम से कहा गया है कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है।
और ये शिशु लिंगानुपात कितना है, ये है हमारा 7वां। शिशु लिंगानु प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 919, ठीक है। ऐसे शिशु लिंगानुपात। इसको हम एक चीज़ और लिख लेंगे, क्या, बाल स्त्री पुरुष अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना है, 919। ये भी आपको 7वें पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है, 7वें पॉइंट में, ठीक है, 7वां पॉइंट। अब आते हैं 8वें नंबर पे, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या परसेंट। 8वां पॉइंट बनेगा, विश्व का औसत परसेंट कितना है, 24। भारत का परसेंट कितना है, 11.8। 8वें पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। फिर 9वां पॉइंट आते हैं, तो ये लिख लेना यहाँ 9वां पॉइंट, लोकसभा में महिलाओं सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुँच सकी है। फिर 10वां पॉइंट हमारा यहाँ बन जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब आया, 2023 में। इससे क्या हुआ, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, 10वां नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वां पॉइंट। ओह, लाइट चली गई, कोई नहीं, जल्दी करते हैं, हो सकता है मेरा लैपटॉप ख़त्म हो जाए चार्ज। 10 पॉइंट हो गए। 11वां पॉइंट, पारिवारिक कानून, ये क्वेश्चन बन जाएगा, लिख लेना। 12वां पॉइंट, गांधी जी ने जो कहा था वो लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा हाईलाइटेड है। फिर 13वां पॉइंट, सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट लिख लेना, क्या, और 24 पे नहीं पहुँचे भाई, 14, ठीक है। 14वां पॉइंट बन जाएगा, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। 15वां पॉइंट बन जाएगा कि ये पूरा लिख लेना, श्रीलंका से लेके, और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, अभी क्वेश्चन भी आएगा, वो है। फिर ये 16वां पॉइंट, ठीक है, किसी से भेदभाव, 16। 17वां लिख लेना, छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है भारतीय संविधान, ठीक है। कितने हो गए, 17। 18वां, ये समाज सुधारक हैं, ये लिख लेना, ठीक है, समाज सुधारक हेडिंग डाल के लिख लेना। कितने हो गए, 18। 19 लिख लेना, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ओके। 20 जातिवाद, डॉट करके लिख लेना, डैश करके जातिवाद हेडिंग डाल के, ऐसे जातिवाद, और ये पूरा लिख लेना हाईलाइटेड। 20। 21 शहरीकरण, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं 22 नंबर आप डालना, फिर एक टेबल बनाना। टेबल कैसे, ऐसे करके, इसमें एक तरफ आप लिखना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ भी लिख लेना, यहाँ धर्म लिख लेना, और यहाँ प्रतिशत लिख लेना, ठीक है। फिर इधर हिंदू लिख लेना, जैसे मैं एक बता रहा हूँ बस, हिंदू इधर लिख लेना 79.8%, ठीक है। और फिर यहाँ देखो अनुसूचित जाति, इधर ही लिख लेना, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब लिखते चलना, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, और यहाँ उसके सामने उसका परसेंटेज, फिर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। 22। फिर आते हैं 23 नंबर, वोट बैंक हेडिंग डाल के, पूरा लिख लेना। 23 के बाद अब आते हैं 24 पॉइंट, यहाँ पर ये लिख लेना, ये हाईलाइटेड है, गरीबी रेखा से नीचे का मतलब, ठीक है। 24, चलो हाँ ये भी लिख लेना। 25, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ये हो गए ख़त्म। 25 पॉइंट हमने पूरे बुक से निकाले हैं, चैप्टर से, इस चैप्टर से, बुक से नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 6 क्वेश्चंस और हैं, ये भी हम करेंगे। उससे पहले क्या है, यहाँ पर हम टिक द करेक्ट वाले 7वें नंबर से और करते हैं, ठीक है। कितने निकाले, 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन यानी कि पॉइंट हमने पूरी बुक से निकाले। अब ये 7वें नंबर से और हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो जब समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, मतलब अलग अलग काम दिए जाएँ, ठीक है, वही तो मतलब था। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 26, ठीक है। ये 27वां क्वेश्चन बन जाएगा, ये टिक द करेक्ट, हालांकि उसमें ना जोड़ो तो ठीक है, ऐसे लिख लेना आप पूरा। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पर है, पंचायती राज की संस्थाएं, ये अब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति हमें पता है क्या था, एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, सही बात है, बिल्कुल कहा था उसने। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप से खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, भैया ये तो बात कह ही नहीं रहा वो, ठीक है। अगर बा ऑप्शन काटना है तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि इसमें बा है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आ और सा ऑप्शन होना चाहिए, किसमें, ये वाले में, तो ये आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा गलत है, गलत बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, भाई ये गलत पूछ रहा है, ठीक है, गलत पूछ रहा है, यानी कि हमें गलत बताना, गलत कौन सा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है ना हमारा पॉइंट।
कि वो मना ही करता है कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है हमें, तो ये तो हमारा सही है, लेकिन वो कह रहा है मैं गलत बताओ, तो गलत कौन सा है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, एक धर्म को नहीं बताता ना। हमने तो क्या पढ़ा था कि वो एक धर्म को नहीं मानता है, ठीक है, यही है। डॉट डॉट पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। किस पर आधारित? तो जातिगत है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसके नीचे मैचिंग है। अब देखो, अगर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को कौन मानता है? सांप्रदाय, यानी कि दूसरे का आंसर क्या होगा? का। दूसरे का क्या होगा? का, यानी कि ये आंसर सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष के बराबर, कौन था? नारीवादी, यानी कि पहले का क्या होगा? खा, यानी कि पहला इसमें भी खा है और कहाँ? इसमें खा है। लेकिन दूसरे का का कहाँ मिल रहा है? यहीं तो मिल रहा है अभी। और देखो तीन और मिला लूँ तब समझ में आएगा। इसमें पहले का खा मिल गया, दूसरे का का मिल गया। जाति को समुदाय का मुख्य आधार, तो जातिवादी। घा होना चाहिए तीसरे में, घा ये रहा। चौथे का यही बचा एक, धर्मनिरपेक्ष, तो चौथे का, यानी कि हमारा रे ऑप्शन सही है, ठीक है। ये हमारे टिक दी करेक्ट हो गए। अब बचे हमारे 5 क्वेश्चंस, अब हम उनको करते हैं, उनके आंसर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं। तो जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें, मतलब ऐसे हमें पहलू के बारे में बताना है जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, ऐसी हमें घटनाएं बतानी। तो हमें देखो हमारे आसपास हमें खुद पता है यार, हमारी मम्मी बहनों के साथ, माताएं बहनों के साथ क्या होता है। उनको देखो अलग अलग काम दिए जाते हैं, घर के काम। अब मेरे पास देखो यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, पहला आंसर यही होगा। जीवन के विभिन्न पहलू जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होते हैं, वे कमजोर स्थिति में, ऐसी कौन सी हैं? पहला पॉइंट उसमें आंसर में लिखना, शिक्षा और नौकरी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं, अब थोड़ा बढ़ने लगा है। दूसरा पॉइंट, परिवार और समाज में अक्सर महिलाओं को निर्णय लेने में बराबरी नहीं मिलती है। वेतन और काम के स्तर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। मतलब अगर उन्हें काम मिल रहा है, वेतन कम मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये अपने आसपास हमने देखा है महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है। दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति तो समझ गए, मतलब धर्म के आधार पर राजनीति। उसका एक उदाहरण भी देना है, तो यहाँ पर ये रहा दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति और उदाहरण। अब देखो जो बहुमतवाद होते हैं, यहाँ बहुसंख्यकवाद लिख लेना आप लोग, ठीक है। बहुसंख्यकवाद या बहुमतवाद जो बहुत ज़्यादा में होते हैं, हमने उसी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। जैसे श्रीलंका में सिंगली बहुमत थे, तमिल उनकी अनदेखी करी थी, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक राजनीति है कि नहीं, एक धर्म के बारे में। राजनीति में धर्म का प्रयोग अपन लोग करते हैं। भारत में कभी कभी चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाएं उभारी जाती हैं, ये इस धर्म के लिए, ये उस धर्म के लिए, तो ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल भी लिखा है। तीसरा है धर्म पर आधारित विभाजन। तो भारत का बंटवारा भी 1947 में हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ था, तो ये पॉइंट आप इसके आंसर में लिख लेना। ये सांप्रदायिक राजनीति ही तो है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जा रही हैं। अभी भी भारत में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, कैसे? तो देखते हैं कैसे। अभी भी क्यों जा रही हैं? आज भी कई जगहों पर उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव किया जाता है, पहला पॉइंट। दलितों और पिछड़ी जातियों के सामाजिक, समाज, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक अवसरों में बराबरी नहीं मिलती है, ठीक है, बराबरी नहीं मिलती है। तो ये आज भी भेदभाव है जातिगत आधार पर, हम अपने आसपास भी देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, कि अपन जाति के आधार पर चाहें और हम चुनाव जीत जाएं कि एक जाति, तो वो जाति छोटी होती है, उसमें उतने ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं, तो हम चुनाव एक जाति के आधार पर नहीं जीत सकते। तो 2 कारण, किसी एक जाति के मतदाता पूरे क्षेत्र में फैले होते हैं, एक जगह नहीं होते कि एक जगह हम हों इकट्ठे, वैसे पूरे भारत में हैं। तो अब चुनाव मान लो कि किसी एक जाति का, मान लो ए जाति है कोई और एमपी में चुनाव चल रहे हैं, तो अब वो पूरे भारत में फैली हुई है, केवल एमपी में तो है नहीं कि भैया यही जाति के लोग दे देंगे वोट और जीत जाएंगे, तो पूरे भारत में होती है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। मतदाता केवल जाति देखकर नहीं, मतलब जो अपन वोट देने जाता है वो केवल जाति देखकर नहीं, बल्कि अन्य मुद्दे, विकास, उम्मीदवार की छवि, मतलब डेवलपमेंट करेगा कि नहीं, विकास करेगा कि नहीं, और जो खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए उसकी छवि कैसी है, उसके आधार पर ही वोट करते हैं। तो इस भारत में चुनाव ऐसे नहीं जीत सकते भाई साहब आप, ठीक है। खैर आप लोग सच्चाई तो पता ही है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? यार देखो वो तभी बताया था कि परसेंटेज बहुत कम है महिलाओं का, है ना। अपन ने देखा था कि 2019 में आगे 14% पहुंचा था। संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, 10 से 14.59% लिख लेना 2019 में, ठीक है। स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिका पर आरक्षण के कारणों के आरक्षण हुआ है तब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वरना नहीं, ठीक है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपको पता है। ये पॉइंट आप ऐसे लिख लेना, आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं।
तो ऐसे कोई आपको रूल्स रेगुलेशन बताने हैं जिसके अपन हिसाब से कह सके धर्मनिरपेक्ष बनाए। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष समझ लो क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आप लोग और लिख लेना, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी कि जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जैसे मैं मान लो हिंदू मुस्लिम को अंतर ना करूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाऊंगा। तो ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था, देखो संविधान में क्या कहा है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी नागरिक को अपने धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी धर्म अपने हिसाब से पालन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यही धर्म मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक करके, वीडियो रोक रोक के, ठीक है, और सारे आंसर लिख लेना। और हमारा यहाँ पर ये चैप्टर भी हो गया। इसमें देखो 6 क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 जो टिक दी करेक्ट थे, और हमने 25-26 पॉइंट, 26 पॉइंट कौन सा था, धर्मनिरपेक्ष वाला 26 पॉइंट, ठीक है, 26वां पॉइंट। तो ये हो गया। तो ये चैप्टर ऐसा ही था, थोड़ा कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद मेरे भाई को, बाय बाय, टेक केयर।